एवीवियंस आज हम बात करेंगे आपके इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है। और आज हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है। देखिए एपोमोक्सिस की वीडियो में नहीं बना रहा, वो आप पे ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। आज हम बात करेंगे सिर्फ सीड के बारे में, सीड क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। सो चलिए दोस्तों ज़्यादा देना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो हाँ, हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में। बात हमने सीड फॉर्मेशन की, एम्ब्री फॉर्मेशन कर ली थी, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की कर ली थी, ठीक है ना। तो आज हम करते हैं थोड़ी सीड की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सीड क्या चीज़ है। तो सीड सबसे पहले आप बोलेंगे कि एक फर्टिलाइज ओव्यूल है, माने जो चीज़ ओव्यूल होती है ना वही सीड में तब्दील होती है। जो ओव्यूल होता है वही सीड में तब्दील होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बट यहां पे जो सीड है, अब सीड के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं डोरमेंसी। क्या करते हैं? डोरमेंसी। इसको लिखते हैं इनएक्टिव स्टेज ऑफ द सीड। सीड की इनएक्टिव स्टेज को हम बोलते हैं डोरमेंसी। और डोरमेंसी हमारे बड़े काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। क्यों? जब तक सीड डोरमेंसी में रहेगा सीड नया प्लांट नहीं बनाएगा। जैसे आम का जो बीज है, जो सीड है, जब तक आपके हाथ में है या आपने कहीं रखा हुआ है वो प्लांट ही बना, लेकिन जैसे आपने सॉइल में लगा दिया, पानी दिया, उससे सब कुछ मिला, वो डोरमेंसी तोड़ के क्या बना देगा? नया प्लांट। आप खुद सोचिए, डोरमेंसी की हेल्प से हम स्टोर कर पाते हैं सीड को, वरना हम स्टोर नहीं कर पाते। कैसे? मान लीजिए कि आपने क्या हुआ, आप गेहूँ हैं, गेहूँ के दाने हैं आपके पास, और आपने गेहूँ को स्टोर कर लिया अपने गोदाम में। आपने आज कटाई करी और गेहूँ आपने सारा गोदाम में रख लिया। मान लीजिए कि अगर वो गेहूँ जैसे प्लांट चला गो तुरंत एक नया प्लांट बना दे, तो कहाँ आप सीड स्टोर कर पाए? आप चाहते हो कि मैं सीड को 2 महीने तक स्टोर करूँ और 2 महीने के बाद मैं सीड से नया प्लांट बनाऊँगा। तो 2 महीने तक आप चाहते हो प्लांट ना बनाए ना, तो 2 महीने तक उसे प्लांट नहीं बनाना तो उसे इनएक्टिव स्टेज में रहना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे सिंपली कि डोरमेंसी हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ दिस सीड, ठीक है। देन हम बात करते हैं एक ड्राई सीड की। देखिए कोई भी सीड जब ड्राई होता है तो हम सोचो ड्राई होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ड्राई सीड के पास भी तकरीबन 15 से 20% पानी पाया जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, सीड के पास वाटर आपको हमेशा मिलेगा, चाहे सीड ड्राई हो चाहे वेट हो। ड्राई सीड के पास भी तकरीबन 15 से 20% वाटर पाया जाता है। सीड कैसे बनाता है नया प्लांट? बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये सीड है और ये हो गया एम्ब्रियो। सीड के अंदर इनहिबिटर्स हार्मोन का रेशियो ज़्यादा होता है, प्रोमोटिंग हार्मोन्स का रेशियो कम होता है। अगर उसके अंदर पानी कम है, माने पानी कम है तो प्रोमोटर हार्मोन कम होंगे, इनहिबिटर हार्मोन ज़्यादा होंगे। लेकिन जैसे आप इसको पानी देते हो तो पानी सीड के अंदर जाएगा तो वो क्या करता है, वाटर कंटेंट इंक्रीज करेगा। इससे प्रोमोटिंग हार्मोन बढ़ते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन कम होते हैं। माने जो रोक रहा है वो कम होगा, जो बढ़ा रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। और एक टाइम बाद सीड यहाँ से रप्चर हो जाएगा और यहाँ से जो एम्ब्रियो वो प्लांट बना देगा। तो इसका मतलब क्या है, पानी चाहिए भाई सीड को तोड़ने के लिए। बिना पानी का प्रोमोटिंग हार्मोन को प्रमोट नहीं कर सकते और सीड के अंदर की एनर्जी को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये होगी सीड की कहानी। देखिए सीड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, एक एंडोस्पर्मिक सीड और एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सीड इज ऑफ 2 टाइप। ये एंडोस्पर्म के बेस पर है। मैं आपको छोटी सी कहानी दे बताता हूँ कि 2 पेरेंट हैं, एक दोनों को 10-10 लाख रुपए दिए कि अपने बच्चे की एजुकेशन कराओ। और दोनों पेरेंट ने क्या करा, अपने बच्चे की एजुकेशन करा ली। एक पेरेंट ने अपने बच्चे की सारी एजुकेशन करा ली और तब भी उसके पास पैसा बचा हुआ है। दूसरे ने सारा पैसा खर्च कर दिया अपने बच्चे की एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने दोनों को सेम अमाउंट दिया, लेकिन एक के पास बच गया एजुकेशन कराने के बाद भी, एक के पास नहीं बचा, उसने कुछ फालतू खर्चा करा होगा। तो ऐसे क्या हुआ कि सीड के पास एंडोस्पर्म शुरू में सबके पास होता है, शुरू में सबके पास एंडोस्पर्म होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जब इस सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो एम्ब्रियो ग्रो करते करते एंडोस्पर्म खाता रहता है और करते करते मान लीजिए कि सीड में कम्प्लीटली एम्ब्रियो मैच्योर हो चुका है। अब एम्ब्रियो मैच्योर होने के बाद भी अगर एंडोस्पर्म बचा रहेगा थोड़ा सा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। बट अगर मान लीजिए कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान सारा एंडोस्पर्म खर्च हो गया, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए ये पूरा एम्ब्रियो बन गया लेकिन एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो आप एंडोस्पर्मिक सीड उसे मत बोलना जिसमें एंडोस्पर्म होता है, होता दोनों पे। आप ये बोलना
जिस सीड के पास एंडोस्पर्म बच जाए आफ्टर द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, उस सीड को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसके पास ना बचे उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सीड में हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। जिसके पास एंडोस्पर्म बच जाएगा एंडोस्पर्मिक, जिस पे नहीं बचेगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर एक चीज़ और याद रखना है कि जो बेसिकली जिनके पास एंडोस्पर्म बचता है इन्हें और एक्स्ट्रा फूड की नीड नहीं होती है। सो बेसिकली मोनोकोट्स के अंदर ऐसा केस पाया गया, उनके पास सिंगल कोट रिटर्न क्यों है, उन्हें नीड ही नहीं है, उनके पास ऑलरेडी खाना बचा पड़ा पहले का। हाँ, लेकिन जिनके पास खाना नहीं बचा पड़ा उन्हें मैक्सिमम कोटलेट डेवलप करने पड़ते हैं। सो बेसिकली ये तुम्हारे जो एग्जांपल है, ज़्यादातर डाइकोट के एग्जांपल तुम्हारे नॉन एंडोस्पर्मिक वाले आते हैं। बट ऐसा नहीं है दुनिया के सारे मोनोकोट यहाँ नहीं आते, कुछ वहाँ भी चले जाते हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। और दुनिया के कुछ डाइकोट वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। वो हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की, कि मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट्स क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, मेजॉरिटी ऑफ द मोनोकोट्स क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक। जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ, ग्राम हो गया, ठीक है, तुम्हारा ये ग्राम हो गया, वीट हो गया, सब तुम्हारा इसमें एंडोस्पर्मिक आता है। और इसमें तुम्हारा कौन सा आएगा, पी आता है, ग्राम आता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे एग्जांपल होंगे, बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो ये एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक की कहानी होगी। अब जरा हम बात करते हैं फ्रूट्स के टाइप की। देखिए फ्रूट्स के टाइप की बात करूँ तो फ्रूट्स होते हैं ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। पढ़े ना आप लोगों ने, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। देखिए जो फ्रूट ओवरी से बनता है, सिर्फ ओवरी से बनता है, एक होता है ट्रू फ्रूट। जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन जो फ्रूट ओवरी के अलावा किसी और पार्ट को भी इंक्लूड कर ले, लाइक जैसे थैलेमस हो गया, जो ओवरी के अलावा और पार्ट को इंक्लूड कर दे फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, ऐसे को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल, अब बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। जो आप सेब खाते हो ना, सेब फॉल्स फ्रूट है। सेब सिर्फ ओवरी से नहीं बनता, उसको ओवरी के अलावा थैलेमस भी चाहिए। जो आप एप्पल के अंदर जो आप पार्ट खाते हो ना, इसका ये वाला पार्ट, ये पार्ट थैलेमस से बना है ना कि ओवरी नहीं हो। ओवरी ने तो ये वाला बना जिसको बाहर फेंकते हो। अबे ओ नो, ओए शांत रहे, शांत बोलियो, चुप बैठ। तो यहाँ पर जो आप खाते हो वो होगा ये वाला पार्ट, ये पार्ट आप नहीं खाते, ये ठीक है, ये आपका हो गया ओवरी वाला पार्ट। तो अल्टीमेटली पूरा पार्ट तो बना ओवरी प्लस थैलेमस है ना। तो एप्पल का जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो थैलेमस वाला होता है। सो यहाँ पर एप्पल क्या हो गया, एक फॉल्स फ्रूट हो गया। देन एक आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अच्छा, पार्थेनोकार्पिक क्या होता है वो सुन लो। आमतौर पे ऐसा होता है कि ओव्यूल फर्टिलाइज होता है, देन ओवरी की बारी आती है, वो बनाएगा फ्रूट। तो ऐसा होता है कि ओव्यूल फर्टिलाइज करेगा, ओव्यूल फर्टिलाइज करते ही एक सिग्नल मिलता है जो इसको कन्वर्ट करेगा सीड में, और दूसरा ओवरी करता है फ्रूट, किस में करता है, फ्रूट में, ओव्यूल का फर्टिलाइज होने के बाद। लेकिन अगर मान लीजिए पहला फिनोमेना ना हो जाए, दूसरा हो जाए, माने ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं हुआ लेकिन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह की फिनोमेना को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। ये अलग है पार्थेनोजेनेसिस, याद रखना ये अलग है। तो इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। जो फ्रूट बनता है इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। अब बताइए ऐसे फ्रूट में सीड बनेंगे भैया? जब पहला स्टेप करें तो सीड तो बनेगा ही नहीं। आई मीन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं, इनमें सीड वगैरह कुछ नहीं बनता, ठीक है ना। तो क्यों नहीं बनता, बिकॉज इनके पास ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ ही नहीं ना। अब आमतौर पे तो ओव्यूल को पहले हो जाना चाहिए, बाद में ओवरी। अब इनमें ओव्यूल हुआ ही नहीं, सीधा ओवरी अपना काम कर गया। तो इसका एग्जाम्पल है बनाना। आप देखते बनाना में सीड नहीं होते। अच्छा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होना अच्छी बात है ना। जैसे मान लीजिए वाटरमेलन खा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है कि वो पार्थेनोकार्पिक, आपको सीड ऐसे बाहर मतलब सीड बाहर फेंकने नहीं पड़ रहे, स्टंट कर करके आप सिंपल से खाए जाओगे। तो क्या सवाल पूछा जाता है, क्या हमेशा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हमारे लिए फ़ायदेमंद रहते हैं? तो आप बोलोगे जी ये उस केस में फ़ायदेमंद नहीं रहेगा जहाँ सीड हम खाते हैं। जैसे कि अनार होगा, अनार का हम सीड खाते हैं, अगर आपने उसमें करा दिया पार्थेनोकार्पिक और गए मार्केट में से लेके आ गए, तो क्या खाओगे, छिलका खोलोगे पूरा अंदर से खाली। तो इसीलिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सिर्फ वहाँ पर पूरा यूजलेस है जहाँ पर हम उसके सीड खाया करते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पर ये हो गया ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक सवाल आता है कि सीड प्लांट ने क्यों बनाए, क्या फ़ायदा सीड से होता है प्लांट को? देखिए प्लांट को सीड से बहुत फ़ायदा होता है। सीड के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। पहली चीज़ तो सीड जो है ना प्लांट के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। आप इसको लिखते रहिएगा। पहला क्या है, प्रोटेक्शन टू दी एम्ब्रियो। तो ये पहला काम हो गया जो सीड का करता है। दूसरा, सीड के पास रिजर्व फूड होता है जो कि एम्ब्रियो को लगातार मिलता रहेगा। तो दूसरा फायदा प्लांट को क्या देता है कि मेरे पास खाना है तो मैं आपके एम्ब्रियो को पालता रहूँगा।
तीसरा, सीड वाटर इंडिपेंडेंट होता है, पानी ना होने पे सीड कभी डेड नहीं होता। यानी कि प्लांट का एम्ब्रियो एक ऐसे बंदे के पास है जो वाटर के नहीं होने पर भी अब उसके एम्ब्रियो का ख्याल रखेगा। अदरवाइज प्लांट को अगर पानी ना मिले तो प्लांट की डेथ हो जाती है, सीड की नहीं होती, ठीक है ना। तो वो के वाटर इंडिपेंडेंट हो गया। एक वो डिस्पोजल यूनिट हो गया प्लांट, माने एक यूनिट जिसके थ्रू प्लांट अपने नंबर को प्रोपोगेट करेगा। और पांचवा, जो प्लांट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो हुई है वो सारी सीड के पास ही पाई जाती हैं। सो यहाँ पे ये कुछ ऐसे 4-5 बेनिफिट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि प्रोटेक्शन देता है, रिजर्व फूड होता है, डिस्पोजल यूनिट है, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, और यहाँ पर बोल सकते हो कि वाटर इंडिपेंडेंस इसमें हुआ करती है। सो ये सीड के कुछ फ़ायदे हैं। फिर एक बात आती है सीड वायबिलिटी की, कि सीड कितने समय तक वायबल रह सकता है। इसका मतलब समझिए, बहुत अच्छा मतलब है इसका। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ सीड लिए, आज प्लांट से अलग हुए वो सीड, और आपने 2 महीने बाद डाला और वो तब भी प्लांट बना गए। लेकिन कुछ सीड होते हैं जिसने आपने कल प्लांट से तोड़ा और आप डाल रहे हो 2 दिन बाद वो प्लांट नहीं बना रहा। तो यहाँ पर एक टर्म आती है सीड वायबिलिटी। अगर मैंने कहा सीड 20 दिन के लिए वायबल है या 1 मंथ के लिए वायबल है, बिल्कुल रिचार्ज वाला सिस्टम है, जैसे एक रिचार्ज होता है ना कि इतने टाइम के लिए वैलिड होता है, ऐसी है सीड वैलिडिटी। मैंने कहा सीड अगर मान लो किसी की सीड की वैलिडिटी है 1 महीना, इसका मतलब प्लांट से अलग होने के बाद अगर उसे 1 महीने के भीतर सॉइल में लगा दिया तो नया प्लांट बना देगा। 1 महीने के बाद लगाओगे तो वो सीड कोई प्लांट नहीं बनाएगा, वो सीड एक तरह से बिल्कुल ही डेड हो चुका होगा। तो यहाँ पर हम मतलब ये कह सकते हो कि वो परमानेंट डॉर्मेंसी में जा चुका होगा। एक बार परमानेंट डॉर्मेंसी में कोई चला गया दोबारा नहीं आता। तो जब तक टेम्परेरी डॉर्मेंसी में है तब तक आ जाएगा, गया परमानेंट नहीं आएगा। तो सीड वैलिडिटी मीन सीड कब तक जर्मिनेशन की पावर रखता है। अब यहाँ पर सोचिए, आप सोच रहे महीना भर, ऐसे भी सीड होते हैं जिनके पास 10,000 2,000 साल तक की सीड वैलिडिटी पाई जाती है। एनसीईआरटी में आपके मेंशन है 10,000 और 2,000 साल वाले प्लांट ऐसे मेंशन है। कौन कौन से? 2,000 की सीड वैलिडिटी और 10,000 की कौन से? जैसे इसका हो गया लुपिनस आर्टिकस, इसका हो गया फेनिक्स डैक्टिलीफेरा, और यू कैन से डेट फार्म। तो उसके 2,000 साल से 10,000 साल, 10,000 साल तक की सीड वैलिडिटी, माने 10,000 साल बाद डालोगे ना तो भी प्लांट मन्नत में बनता मिल जाएगा। सो ये यहाँ पे सीड वैलिडिटी कहानी है। इसका एक टर्म आती है पेरिकाप। पेरिकाप समझते हो? फ्रूट की कवरिंग को बोलते हैं पेरिकाप। आप कपड़े पहनते हो, फ्रूट भी कपड़ा पहनता है, और फ्रूट की वॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकाप, जो फ्रूट को बचाने में कहीं ना कहीं बहुत हद तक मदद करता है। इसके बाद यहाँ पर एक आता है पेरिस्पर्म। क्या आता है? पेरिस्पर्म, कि जिन सीड के पेरिस्पर्म तो बचा हुआ न्यूक्लियस। जनरली ऐसा होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो न्यूसेलस है वो सारा गायब हो जाता है। लेकिन अगर न्यूसेलस थोड़ा सा बच जाए सीड के अंदर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो बचे हुए न्यूसेलस को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। और जिस सीड के पास मिलता है पेरिस्पर्म, उसे आप क्या बोलोगे? उससे आप बोलते हो पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हो। अगर काली मिर्च जो ब्लैक पेपर होती है उसके अंदर वो न्यूसेलस आपको मिल जाता है बचा हुआ, तो पेरिस्पर्म इज रेमिनेंट न्यूसेलस, ठीक है। एंड सीड हैविंग पेरिस्पर्म इज नॉन एज पेरिस्पर्मिक सीड। सो यहाँ पे ये होगी आपकी सीड की इन्फॉर्मेशन। एक बात और, जो आपका था ना एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक को आप बोलते हो एल्बुमिनस सीड भी बोलते हो, और उसको नॉन वाले को बोलते हो एक्सएल्बुमिनस सीड। तो ये आपके उस डिफरेंट नेम है। एंड देन यहाँ पे रहता है आपका एक एपोमिक्सिस। देखिए एपोमिक्सिस की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका मैं शॉर्ट में नहीं निपटाऊंगा। हाँ, बट आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि एपोमिक्सिस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता लेकिन सीड बन जाता है। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन तब भी सीड बन जाएगा। इसका मतलब एक तरह का ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बिल्कुल सेक्सुअल की डिट्टो कॉपी करता है। अब एपोमिक्सिस से फ़ायदा सुनिए, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब पेरेंट के सारे कैरेक्टर बच्चे में जाएंगे, डिट्टो जाएंगे। तो इससे फ़ायदा पता है क्या होगा? आप जैसे ये प्लांट है, आप बिल्कुल इसके जो सीड मिलेंगे उसके पास सेम कैरेक्टर कैसे होंगे? इसके जैसे होंगे। तो आपको दोबारा से इस प्लांट के सीड लेने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ता, इसके सीड आपके लिए मिल जाए, काफ़ी है वो। तो एपोमिक्सिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर सेक्सुअल की कॉपी करता है, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपको एक ही प्लांट के सीड बार बार परचेज नहीं करने पड़ते। सो गाइज, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 3 पे आएगा। आप बताइए आपको चैप्टर 3 पे वीडियो चाहिए, जेनेटिक्स पे वीडियो चाहिए? आप जैसा कमेंट करेंगे उसके ब्याह पे फिर हम जो है ना अगले वीडियो शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 यहाँ पर आज खत्म हो गया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगा, और अगर आइए तो बिना लाइक और शेयर करे जाने का मतलब नहीं बनता। सो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहिए मेरे टाटा बाय बाय।